तो हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति अकेडमी में। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम पूरे यानी कि चैप्टर नंबर 1 को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यानी कि पीछे जो लोग अभी तक नए हैं तो पीछे वाले वीडियो वो देख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो कि प्रकाश का परिवर्तन पहला चैप्टर था और उसको हम लोग पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ तक कि उसका क्वेश्चन आंसर जो था यानी कि अति लघु और लघु उत्तरीय वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत पसंद भी आया होगा। ठीक है, उसी तरह प्यार बनाए रहिए और आगे भी इसी तरह का क्लास आपका जारी रहेगा। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड, यानी कि जो लोग अगर चाहते हैं PDF लेना तो PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोग को बार बार बता रहे हैं, हर वीडियो में बता रहे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, स्कोर कर सके, अपने पढ़ाई को बनाए रखें। ठीक है, चलिए तो PDF इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये बताना चाहते हैं और बता दिए। ठीक है, और बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, यानी कि आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए हम पूरे एकदम कंप्लीट करा देंगे पॉइंट टू पॉइंट पूरे नोट्स को, यानी कि NCERT जो भी नोट्स है वहाँ से क्वेश्चन जो भी बनने वाला है एक क्वेश्चन को हम करा देंगे। ठीक है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज प्रकाश के अपवर्तन की बात आती है। तो प्रकाश सबसे पहले हम समझ लिए थे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। या एक और परिभाषा बोले थे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि हम इसको क्या करता है, प्रकाश देता है। तो प्रकाश ऊर्जा किस तरह से है, अब विद्युत ऊर्जा, बल्ब को विद्युत ऊर्जा से प्रकाश या उसमें बदला, लालटेन में रासायनिक ऊर्जा संचित रासायनिक ऊर्जा होता है, केरोसिन तेल, मिट्टी तेल, उसको प्रकाश ऊर्जा में बदला। सूर्य है सबसे बड़ा प्राकृतिक ऊर्जा है जो कि प्रकाश का, जो कि क्या करता है, नाभिकीय संलयन यानी कि होता है और वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा हम लोग को देता है। तो ये सारी चीज़ें, सारी घटना प्रकाश के परावर्तन में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब आज बारी है प्रकाश का अपवर्तन को। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए डिफिनीशन इसका कि प्रकाश की अपवर्तन की परिभाषा क्या होता है। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है तो उसका परिभाषा लिखेंगे। देखिए परिभाषा भी आप लोग को हम पूरा एकदम बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाने का मतलब इधर उधर चले जाना। ठीक है, रास्ता बदल देना, वही विचलित का मतलब होता है। तो विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, पीछे वाले क्लास अगर आप लोग पहला क्लास देखे होंगे तो वहाँ पर प्रकाश के माध्यम बताए थे कि प्रकाश अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकाश से चलता है, यानी कि भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चाल से चलता है। तो वही देखिए यही माध्यम है। हम बताए थे वहाँ पर कि आगे आप लोग को प्रकाश के जब अपवर्तन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये माध्यम का होता है। तो देखिए यही कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल जो होती है ऑटोमेटिक बदल जाती है, या कह सकते हैं कि विचलित हो जाती है। वहीं विचलित होने की जो घटना है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए समझिए इसको किस तरह से। मान लेते हैं कि कोई माध्यम है। ठीक है, कोई माध्यम है, एग्जाम्पल के लिए कोई माध्यम है। ठीक, माध्यम कोई भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, यानी सब माध्यम है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि क्या जिस वेग से आप हवा में चल रहे हैं उसी वेग से पानी में चलिएगा। ये एग्जाम्पल आप लोगों को पहले भी दे चुके हैं कि जिस वेग से आप हवा में चल रहे हैं उस वेग से पानी में चलिएगा तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक चाल बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो आप लोग कहिएगा कि जी बदल जाएगा, क्योंकि हवा में बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं, हवा में बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं। जैसे ही आप पानी में जाइएगा ऑटोमेटिक आपका पैर क्या होगा, कम पड़ने लगा, यानी कि आपका स्लो हो जाएगा चाल। ठीक है, तो वही माध्यम हुआ। मान लेते हैं कि ये कांच है। ठीक है, तो कांच है तो आगे और पढ़ेंगे इसके बाद सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो जिसमें ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा घनत्व होता है, माने पूरा सघन होता है, सघन का मतलब घना, पूरा घना है, तो कांच के अपेक्षा आप पतले, ये एक कांच का प्लेट है, मान लेते हैं कि एक कांच का प्लेट है। ठीक है, ये क्या है, कांच का प्लेट है। तो कांच का प्लेट एगो हो गया और एगो हो गया मान लेते हैं कि जल हो गया या हवा कह सकते हैं, मीडियम माध्यम हो गया। तो कांच के प्लेट में ज़्यादा घना होगा कि हवा में ज़्यादा घना होगा। तो आप लोग कहिएगा कि जी कांच के प्लेट में ज़्यादा घना होगा, क्योंकि कांच के प्लेट में एकदम सघन है। आप लोग देखते हो कि एकदम ठोस है, एकदम घना है, तो कांच के प्लेट में
घना है, तो जो ज़्यादा घना उसको सघन कहेंगे, जो उससे कम घना उसको विरल कहेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, कि का हम लिखें उसके रिस्पेक्ट में। जैसे मैं लिख दिए पानी और हवा, तो पानी हवा में कौन ज़्यादा सघन हो गया, तो आप लोग कहिएगा कि पानी ज़्यादा सघन हो गया और हवा कम सघन हो गया। यानी कि जिसमें आपका चाल कम हो जाए वो ज़्यादा सघन होगा, और जिसमें चाल आपका ज़्यादा हो जाए तो विरल होगा। ठीक है, तो माध्यम के अनुसार निर्भर करता है कि माध्यम कौन है। तो पानी हवा कहेंगे तो पानी ज़्यादा सघन हो जाएगा हवा के अपेक्षा। अगर कांच और जल ले लें, चाहे कांच और हवा ले लें, तो कांच सघन हो जाएगा हवा के अपेक्षा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि सघन और विरल को समझिए, जो ज़्यादा घना उसको सघन कहेंगे, जो उससे कम घना उसको विरल कहेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, तो आप लोग कहिएगा कि वस्तु कैसा है उसके रिस्पेक्ट में। ये नहीं कि कोई चीज़ के अनेरिया अपने से कह देंगे कि सघन है या विरल है। पहले वस्तु देखेंगे और तब उसका रिस्पेक्ट निकालेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में कौन सघन है और कौन विरल है। ठीक है, तो उम्मीद है सघन और विरल के बारे में आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर ग्राफ भी पढ़े हैं और ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो हम अभी ने बताए हैं कि किसके रिस्पेक्ट में कौन। तो मान लेते हैं कि कोई भी मीडियन हुआ, यहाँ पर हम ले लिए कोई मीडियन, यानी कि कोई माध्यम ले लिया। ठीक है, माध्यम हम ले लिए सघन वाला, एक ले लिए सघन और दूसरा ले लिए विरल, यानी कि ये वाला माध्यम जो सघन है। तो सघन माध्यम में कोई चीज़ आएगा, सघन माध्यम में कोई चीज़ आएगा तो सघन से विरल में जा रहा है। तो आप लोग पानी में दौड़ रहे हैं, आप पानी से ऑटोमेटिक फील्ड में आइएगा, तो पानी से ऑटोमेटिक फील्ड में आइएगा तो आपका चाल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी कि पानी से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पानी में चल रहे थे इतना धीरे से, और जैसे ही जल में आइएगा तो इतना पूरा तेज़ी से चलने लगेगा। यानी कि पानी की अपेक्षा आपका जल का हो जाएगा, चाल का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वहीं पानी होगा का सघन माध्यम और हवा हो गया विरल माध्यम। तो वही कह रहा है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं तो देखिए जाना चाहिए इस पथ पर, डॉट लाइन जो है उस पथ पर जाना चाहिए, लेकिन इस चाल बढ़ने के कारण ये तेज हो गया और अपने रास्ता से विचलित हो गया और यह इधर चला गया। ठीक है, समझिए जाना चाहिए था इसको डॉट लाइन पर, लेकिन रास्ता विचलित होने के कारण ये क्या हो गया, अपना मार्ग बदल लिया और अविलंब, ये अविलंब है, अविलंब क्या है, ये अविलंब है और अविलंब से दूर हो गया। तो वही कहता है कि जब कोई माध्यम में एक दूसरे माध्यम में क्या करती है कि अपने चाल को बदल लेती है, विचलित हो जाती है, तो उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए अविलंब है और ये अब लिए हैं माध्यम विरल। अब माध्यम कौन लिए हैं, विरल, यानी कि ऊपर विरल है नीचे सघन है। तो अब इसको उलट दीजिए, यानी कि हवा से अब पानी में ले जाइए। हवा में आप तेज़ गति से दौड़ रहे थे और जैसे ही आप पानी में जाइएगा तो क्या होगा, आपका चाल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यानी कि जाना चाहिए था आपको इस पथ पर डॉट लाइन पर, लेकिन आपका ऑटोमेटिक चाल कम होने के कारण क्या हो गए, आप झुक गए, यानी कि आपका रास्ता विचलित हो गया, कम चाल हो गया, तो आप अविलंब की ओर मुड़ गए। तो कहेंगे हम लोग इस तरह इसका आता है कि जब प्रकाश की किरणें, क्वेश्चन यहाँ से इस तरह पूछता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी किरण किधर मुड़ती है। तो किरण क्या होगी, सघन से विरल में जा रही है, तो सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर भाग जाएगी, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। यही आपका परिभाषा पूछता है और आगे चल के इसकी चर्चा भी करेंगे, यहाँ पर लिखे हैं परिभाषा में। ठीक है, कुछ पॉइंटें आपको याद रखना है, जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन में याद किए थे कि आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण होता है, आपतन बिंदु होता है, इसके बाद परावर्तक सतह होता है, ये सब अविलंब होता है, ये सब याद किए थे। उसी तरह इसमें भी वही आएगा घटना। ठीक है, तो इसको पॉइंट को याद करिए। पहले आएगा आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण को इसमें अपवर्तित किरण के नाम से जानते हैं। उसमें परावर्तित कर रहे थे, प्रकाश के परावर्तन हो रहा था तो परावर्तित कर रहे थे, इसमें अपवर्तन हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित कहेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, इसके बाद अविलंब उसमें भी था, अविलंब इसमें भी है। उसमें परावर्तक सतह था, क्योंकि परावर्तन हो रहा था तो परावर्तक सतह, इसमें अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तक सतह। ठीक है, बस कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, इसके बाद माध्यम आप लोग देखें कि पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, और जिस तरह से उसमें आपतन बिंदु था इसमें भी आपतन बिंदु है। देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे पढ़ने से पहले अगर प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर एक बार पढ़ लेते हैं और तब इस चैप्टर को पढ़ेगा ना, तो लगभग 50% आप कह सकते हैं, 50% आपका ऐसे ही कंप्लीट है। ठीक है, खाली थोड़ा मोड़ा आगे करना है, समझिए कि ये रिविजन हो जाएगा। एगो 50% उधर से कंप्लीट कर लिए, आप बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, बस ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाए, क्योंकि दोनों एक ही चैप्टर है, यानी कि लगभग सेम है। ठीक है, चलिए उसमें दर्पण में पढ़ना था, इसमें थोड़ा सा लेंस में पड़ जाएगा, लेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर सघन माध्यम और विरल माध्यम यहाँ पर चर्चा किए हैं, लेकिन फिर भी परिभाषा के माध्यम से बताते हैं कि जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाए, वही ना बतलाए थे कि जिसमें ज़्यादा सघन तो ज़्यादा घना और उससे कम तो कम घना। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश की चाल एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उस माध्यम को सघन कहते हैं। ठीक है, सघन कहते हैं। जैसे में हवा का ले लिए और जल का ले लिए, तो हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁻, आप लोग याद किए हैं कि नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात हवा बतलाए थे कि सेम ही होता है, हल्का अंतर होता है। ठीक है, और जल में प्रकाश की चाल क्या होता है कि 2 × 2.5, यानी कि ये 3 है और ये कितना है, 2.25 है, 2.25 कह सकते हैं, 2.25 है। तो किस में ज़्यादा है, तो ज़्यादा किस में है, तो ज़्यादा विरल में है, हवा में है, और कम किस में है, तो जल में है। तो जिसमें चाल कम वो ज़्यादा सघन, जिसमें चाल कम वो ज़्यादा सघन, और जिसमें चाल अधिक वो कम सघन। अब आप लोग बताइए कि कांच में और जल में कौन सघन है। तो कांच का प्रकाश होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जल का होता है 2.25 × 10⁸ सेकेंड। तो कौन ज़्यादा सघन हुआ, तो आप लोग कहिए कि जिसमें प्रकाश की चाल कम वो ज़्यादा सघन, और जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा वो कम सघन। तो ज़्यादा किसका है, तो ज़्यादा कांच का है, तो ज़्यादा कांच का है तो कांच ज़्यादा सघन होगा। और कम किसका है, तो कांच का, कम किसका है, तो कांच का, तो कांच ज़्यादा सघन होगा। और ज़्यादा किसका है, तो जल का, तो जल विरल माध्यम हो जाएगा। तो वही माध्यम सापेक्ष देखना है कि किसके सापेक्ष में कौन है। ठीक है, ये नहीं करना है कि एक बार बतला दिए कि कांच और जल, तो आप लोग सघन माध्यम इसी तरह देखिएगा। इसमें भी देखना है कि किसके सापेक्ष हम पूछ रहे हैं, किसके सापेक्ष क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अनुसार करेंगे। जिसका चाल कम उस ज़्यादा सघन, और जिसका चाल अधिक वो विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो सघन माध्यम के बारे में आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं विरल की तरफ। अब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कि जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है तो वो ज़्यादा का होता है, विरल होता है। यही ना बताए थे कि मान लेते हैं कि अभी हो गया कांच, ठीक है, और हो गया जल, कांच और जल हो गया। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और जल में 2 × 25 होता है। तो इसमें कह रहा है, इसका अपोजिट हो रहा है कि इसमें अगर ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और कम वाला सघन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का हो, प्रकाश की चाल अधिक हो वो विरल हो जाएगा, और प्रकाश की अगर चाल कम कर देगा तो सघन हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं आइए एग्जाम्पल के माध्यम से भी यहाँ देखें हैं कि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर, और जल हवा में क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर। तो जिसमें कम तो सघन है, जिसमें ज़्यादा वो विरल। ठीक है, अब ये याद कर लिए ना, तो यहाँ पॉइंट एक लिखे हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है कि पीछे बताए हैं, लेकिन फिर भी देखिए कि जब एक प्रकाश की, यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी या प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर भागती है। सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो सघन से विरल में तो ऑटोमेटिक है कि अभिलंब से दूर भागेगी। कहाँ भी दूर भागेगी, देखिए पहले थी पानी में, अब आ रही हवा में, तो ऑटोमेटिक है कि इसका चाल बढ़ेगा। तो वास्तविक स्थान ये है, लेकिन भाग रही है उधर, यानी कि वास्तविक स्थान से दूर हो गई। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, और जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो पहला ये है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए ये लिखे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर देखिए मुड़ रहे, ये अभिलंब हो गया, आपका आपतित किरण हो रहा है, ये आपतित किरण हो गया, और ये जाने वाली अपवर्तित किरण ये है, डॉट लाइन से जाने चाहिए इस पर, लेकिन ज़्यादा सघन होने के कारण अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण यहाँ पर मुड़ गई। ठीक है, आपतित किरण अपवर्तित किरण के बारे में आप लोग समझ गए हैं ना। फिर से एक बार समझा देते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई मीडियम है, यानी कि माध्यम है, कह सकते हैं माध्यम। मान लेते हैं कि ये सघन माध्यम है, ये कौन माध्यम है, तो सघन माध्यम है। सघन माध्यम हो गया तो इधर विरल माध्यम होगा कि नहीं होगा, एक सघन तो एक दूसरा विरल। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से कह सकते हैं बिंदु है, और प्रकाश की किरण आपतित कर रहे हैं। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जो भी इसको टकराई और माध्यम बदली तो जाना चाहिए था इसको इस पथ पर, लेकिन
और सघन से विरल जा रही है, यानी कि सघन से विरल जा रही है, तो इसका पथ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यानी कि पथ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा तो किस तरह से हो जाएगा, देखिए पथ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, इधर चले गए यानी कि दूर भाग गई। दूर भागने का कारण यही है कि सघन से विरल में गई, तो यही आता है कि ये हो गया अपवर्तित किरण। ये जाने वाली किरण का हो गया अपवर्तित किरण, ये जहाँ मिली वो आपतन बिंदु हो गया, और जो ये डॉट लाइन दिखाए ये है सीधा वह विलंब है। ठीक है, चलिए तो इसका कोण भी आता है कि ये कोण आपस में बराबर होता है, साइन आई बराबर साइन आई आर देखें ना, तो इसका अनुपात हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आगे इसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि प्रकाश के अपवर्तन होने का कारण क्या क्या है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो अभी न पढ़े हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग कैसे हो रही है। हवा में प्रकाश की चाल कुछ है, जल में प्रकाश की चाल कुछ है, इसके बाद कांच में प्रकाश की चाल कुछ है। तो इसीलिए अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, इसको भी समझ लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हवा में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही जल में कहेंगे तो 2.25 × 10⁸ सेकेंड मीटर पर सेकेंड, और कांच में कह देंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि अलग अलग माध्यम, जैसे जैसे माध्यम बदल रहा है उसी उसी प्रकाश की चाल भी बदल रहा है। ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो कि यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, 2 नंबर से क्वेश्चन प्रकाश के परिवर्तन से पूछेगा न तो अपवर्तन से, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अति लघु चाहे लघु में। ठीक, तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम हम लोग कौन पढ़ते, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम पढ़े थे। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन इसमें भी पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन भी पढ़ेंगे, तो इसमें भी बाबू 2 नियम होता है। ठीक है, इसका भी क्या होता है, 2 नियम होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इसका पहला नियम क्या कह रहा है और इसका दूसरा नियम क्या कह रहा है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जस्ट वही है, जस्ट प्रकाश के परिवर्तन वाला ही नियम है। बस यहाँ पर आपतित अपवर्तन जो हो रहा था उसमें परावर्तन हो रहा था, इसमें अपवर्तित हो रहा है, उसमें अपवर्तन हो रहा था इसमें अपवर्तित होगा, परावर्तन हो रहा था इसमें अपवर्तित होगा। तो वही कह रहा है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल तल में होते हैं। आइए समझते हैं एक एक करके। ठीक है, यहाँ फिगर के माध्यम से यहाँ पर देखिए, ये आने वाली किरण को क्या कहते हैं बाबू, आपतित किरण। ये तो आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं। इसके बाद जो अपवर्तित हो गई तो माध्यम के अनुसार अपवर्तित होगी। इसमें माध्यम भी देखना है कि कौन माध्यम है। अगर सघन रहेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, विरल रहेगा तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। तो जब देखेंगे कि अभिलंब की ओर मुड़ रही है तो समझ जाइए कि माध्यम कौन सा है, तो आप कहिएगा कि सघन है। तो देखिए ये अभिलंब की ओर मुड़ रही है, जाना चाहिए था इस पथ पर लेकिन मुड़ गई, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है, तो जो ये किरण हुआ वो अपवर्तित किरण हो गया कि नहीं हो गया। तो वहाँ पर लिखे हैं देखिए पी क्यू का लिखे हैं तो आपतित किरण, पी और क्यू यहाँ से यहाँ तक आपतित किरण, और क्यू आर अपवर्तित किरण। देखिए क्यू और आर यहाँ पर अपवर्तित किरण, टी यू अभिलंब, यहाँ पर ये वाला किरण अभिलंब है, ये वाला क्या है अभिलंब है। अब कह रहा है कि क्यू आपतन बिंदु पर, जहाँ तीनों मिली हुआ आपतन बिंदु हुआ जो कि उसको आपतन बिंदु कहेंगे, और किएस पूर्व पथ, जाना चाहिए था इस पथ पर लेकिन विचलित होकर आ गई इस पथ पर, तो ये पूर्व पथ हुआ, तो क्यूएस को पूर्व पथ लिखे हैं। क्यूएस को क्या लिखे हैं, पूर्व पथ। अब फ्रेश देख लीजिए फिर से, पी क्यू आपतित किरण हो गया ई वाला, क्यू आर अपवर्तित किरण हो गया, टी यू अभिलंब हो गया, ई वाला विलंब हो गया, और क्यूएस पूर्व पथ हो गया, ई वाला पूर्व पथ है, इसी पथ पर जाना चाहिए था लेकिन विचलित हो गई। आज जहाँ पर तीनों किरण मिली ये आपतन बिंदु हो गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ चुके होंगे। पहला नियम तो समझ गए, अब दूसरा नियम की बारी है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध को बताता है। ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण का होता है इसको भी देखेंगे। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन के बीच के संबंध देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आने वाली देखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, यहाँ पर क्या कहेंगे आपतन कोण। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच के कोण को आपतन कोण। वहीं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे परावर्तन कोण, यानी कि ये वाला कोण का हुआ परावर्तन कोण। तो यही कह रहा है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को क्या कर रहा है
बता रहा है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बता रहा है। तो आइए इसके नियम को समझते हैं। कह रहा है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बताता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। देखिए यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्नेल का नियम को और किस नाम से जानते हैं, तो अपवर्तन के दूसरे नियम से भी जानते हैं। स्नेल के नियम को अपवर्तन के दूसरे नियम से जानते हैं, या कह सकते हैं कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग को देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखे हैं कि इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्योंकि इस नियम का खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने कब किया था, 1621 में किया था। ठीक है, क्यों, कौन वाला, तो प्रकाश के दूसरा अपवर्तन के दूसरा नियम को। ठीक है, अब कहता है कि इस नियम कैसा होता है कि इस नियम के अनुसार किसी खास रंग का प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर का अनुपात मतलब बाटा होता है, का नियतांक होता है, नियतांक मतलब बराबर होता है ना, नियतांक के बराबर होता है। यही है अपवर्तन के दूसरा नियम, यानी कि म्यू बराबर, म्यू से सूचित करते हैं नियतांक को, म्यू बराबर हम कहते हैं साइन आई बटा में साइन आर। साइन आई कैसे हो रहा है, देख रहे हैं कि अनुपात का मतलब बाटा, और साइन आई आपस में बराबर हैं साइन आर के। ठीक है, ये एक का है, ये का है बाबू, ये आपस में एक नियतांक है, म्यू के बराबर है। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसे भी स्नेल का नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट है कि जब किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होता है। निर्गत कोण समझे हैं, निर्गत कोण आपको नया दिखाई दे रहा है, निर्गत कोण के बारे में समझिए। निर्गत कोण नया दिखाई दे रहा है, यही है जो अपवर्तित किरण जो कहते हैं ना, अपवर्तित किरण, उसी को निर्गत किरण भी कहते हैं। निर्गत के मतलब अपवर्तित ही होता है, निर्गत के मतलब अपवर्तित होता है। तो यही कह रहा है कि आपतन, ये आपतित किरण है, अभिलंब के बीच से आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तित और अभिलंब के बीच के अपवर्तन कोण कहिए या निर्गत कोण कहिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग यहाँ पर भी समझ चुके होंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो वहाँ पर भी साइन आई बटा में साइन आई बराबर साइन आर होता है कि नहीं होता है, साइन आर होता है। तो वही कह रहा है कि आपस में ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है जब किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को क्या कर जाता है, भेजा जाता है, तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला है पार्श्विक विस्थापन। ध्यान से समझिएगा पार्श्विक विस्थापन को, यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, हम समझा रहे हैं आपको अच्छे तरह से। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि जब कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है, उस दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है, उस दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। आइए अब ग्राफ के माध्यम से आप समझिएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर समझा रहे हैं, ये हो गया क्या, आपका एक ग्राफ हो गया। तो यहाँ से आया, ये मीडियम कोई भी मीडियम है, मान लेते हैं कि यहाँ से आया आपतित किरण, आपका यहाँ से आपतित किरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, आपतित किरण आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। मान लेते हैं कि फिर एक कोई माध्यम ले लिए, तो यहाँ पर ये हो गया सघन, विरल हो गया कि नहीं हो गया, विरल से सघन में आ रही थी, तभी ना अभिलंब की ओर मुड़ रही थी, तो सघन में आई तो अभिलंब की ओर मुड़ गई। मान लेते हैं कि कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब की ओर आ गई। अब क्या होगा कि अभिलंब, ये तो आपतित किरण हो गया, जब इसका अपवर्तित, देखिए इसका आपतित, इसका क्या हो गया, यहाँ पर पहला माध्यम, पहले में आपतित हो गया और फिर अपवर्तित हो गया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर अभिलंब हम डाल दिए तो इसका ये आपतित किरण बन गया। ये क्या बन गया, आपतित किरण। दूसरा का आपतित, जो अपवर्तित किरण था, दूसरा के लिए आपतित किरण बन गया, तो ये आपतित बन गया। तो सघन से अब विरल माध्यम में आएगा, फिर विरल माध्यम में आ रहा है, विरल माध्यम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो विरल माध्यम में आएगा तो आना चाहिए इस पथ पर, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। ठीक है, तो अभिलंब से जैसे ही दूर भागा तो कह रहा है कि पहला माध्यम का जो आपतित किरण है, यानी कि पहला माध्यम का कलर चेंज कर रहे हैं, पहला माध्यम का किरण ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए पहला वाला यही ना है,
तो कह रहा है कि इसकी लंबवत दूरी, इसकी 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 इसकी, और जो अभी आपतित किरण अपवर्तित हुआ है, ई वाला अभी अपवर्तित हुआ है, इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है, इसी को पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसी को पार्श्विक विस्थापन क्या कहते हैं बाबू, कहते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको क्या किए होंगे, समझ चुके होंगे। अगर एक बार में आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को प्ले करके रोक रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। चलिए, तो पार्श्विक विस्थापन वही कह रहा है कि जब एक कांच की स्लैब से प्रकाश के किरणों को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच के जो लंबवत दूरी है उसी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। अब समझिए इसके बारे में। पहला क्या कह रहा है कि यह कांच के स्लैब के मोटाई पर क्या करता है, मोटाई के सीधा समानुपाती होता है। यानी कि मोटाई के सीधा समानुपाती कहने का मतलब क्या होगा कि जितना मोटा कांच होगा, जितना मोटा कांच होगा उतना ही उसका क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा। जितना मोटा कांच होगा उसका पार्श्विक विस्थापन उतना ही अधिक होगा, ठीक है। सीधा समानुपातिक मतलब वह होता है कि जितना मोटा कांच उतना उसका पार्श्विक विस्थापन। दूसरा कह रहा है कि यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। कौन, पार्श्विक विस्थापन। अगर आपतन कोण बढ़ रहा है तो पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ेगा, आपतन कोण घट रहा है तो पार्श्विक विस्थापन भी घटेगा, यानी कि उसका सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह अपवर्तनांक के बढ़ने से बढ़ जाता है। यानी कि अपवर्तनांक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पार्श्विक विस्थापन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ जाएगा। अगर अपवर्तनांक घटेगा तो पार्श्विक विस्थापन भी क्या कर जाता है, घट जाता है। अपवर्तनांक बढ़ने पर पार्श्विक विस्थापन बढ़ जाएगा और अपवर्तनांक घटने पर पार्श्विक विस्थापन भी घट जाता है। अपवर्तनांक क्या होता है आगे उसका चर्चा करेंगे, उसका फॉर्मूला एक देंगे जिससे आप लोग अपवर्तनांक भी निकाल लेंगे। जैसे कि क्या है, हवा का अपवर्तनांक कैसे 1 होगा, पानी का 1.33 कैसे होगा, बर्फ़ का 1.31 कैसे होगा, किरोसिन का 1.47 कैसे होगा, एल्कोहल का 1.36 कैसे होगा, बेंजीन का 1.50 कैसे होगा। इसको आप फार्मूला के माध्यम से निकाल लेंगे या आप लोग टेबल दे देंगे एक, आप टेबल के माध्यम से याद भी कर लेंगे, ठीक है। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक। अब अगला पॉइंट यानी कि चौथा पॉइंट देखेंगे तो कह रहा है कि यह तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि उल्टा, यानी कि तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन घट जाएगा। अगर तरंगदैर्घ्य घटेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और तरंगदैर्घ्य घटेगा तो पार्श्विक विस्थापन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ हो जाएगा। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होता है। सब में सीधा हो रहा था, कांच की मोटाई के सीधा समानुपाती हो रहा था, अपवर्तनांक के सीधा समानुपाती हुआ, लेकिन यह किसका, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा का, तो पार्श्विक विस्थापन। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का भी चर्चा करेंगे। किसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो उसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा, इस तरह से तो आगे भी चर्चा उसका होगा। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से ये समझ लीजिए कि तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, उसका यूनिट है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर उसको सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिएगा तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। और एक और लिखे हैं फर्मी, फर्मी भी है एक प्रकार का, तो फर्मी 10⁻⁻15 मीटर और सेंटीमीटर में -13 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पर भी तरंगदैर्घ्य लिखे हैं, किसका तरंगदैर्घ्य, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कितना अधिक होता है, तो इसका याद करना बहुत जरूरी होता है। तरंगदैर्घ्य से ही पता चलेगा कि कौना का तरंगदैर्घ्य कम होगा तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, और कौना का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है। चलिए देखिए, बैगनी का तरंगदैर्घ्य बाबू कितना होता है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम। जामुनी का क्या होता है, तो 4500 एंगस्ट्रॉम। नीला का क्या होता है, तो 4800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरा का तो 5400 एंगस्ट्रॉम, पीला का तो पीला का 5800 एंगस्ट्रॉम, नारंगी का तो नारंगी का 6000 एंगस्ट्रॉम, और लाल का तो लाल का 6900 से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। ये एंगस्ट्रॉम टेबल के माध्यम से, यही है बैगानिया पिनाला होता है ना, जो 7 रंग वर्ण विक्षेपण में, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यही है उसका तरंगदैर्घ्य किसका कितना होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, यानी कि वो कम विचलित होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा
वो उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, यानी कि उसका विचलन ज़्यादा होगा। तो आगे पढ़िएगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, और बैगनी का अपवर्तनांक या विचलन ज़्यादा होता है तो उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। ठीक है, विचलन का मतलब कौन ज़्यादा विचलित कर रहा है, तो जब जौन ज़्यादा विचलित करेगा वो कम दूरी तक जाएगा, और जो कम विचलित होगा वो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि सिग्नल जो बनाया जाता है तो सिग्नल में किसका प्रयोग होता है, तो रेड का, क्योंकि रेड विचलन कम होता है तो तरंगदैर्घ्य उसका ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा दूरी तक दिखते हैं। और बैगनी का देखे होंगे कि बैगनी का कहीं हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं, कहाँ से कि बैगनी में ज़्यादा विचलन होता है, वो प्रकाश के ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं हम लोग लाइट वेट में नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आगे समझिए, कह रहा है कि अगला पॉइंट कह रहा है कि लॉर्ड रैले ने बताया कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन या प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अभी अभी हम चर्चा भी किए हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका विचलन या प्रकीर्णन कम, और जिसका प्रकीर्णन या विचलन अधिक उसका तरंगदैर्घ्य कम, यानी कि जस्ट तरंगदैर्घ्य और विचलन एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अभी बताइए कि विचलन या प्रकीर्णन कम हो जाएगा, और अगर तरंगदैर्घ्य घट रहा है तो विचलन या प्रकीर्णन अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। और कौन वैज्ञानिक बताया, तो लॉर्ड रैले ने बताया था। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट लिख भी दिए हैं कि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। विचलन का मतलब पूरा अपने में विचलित कर रहे, विचलित, ठीक है, विचलित हो जाना। तो वही कह रहा है कि जिसका तरंगदैर्घ्य, जिसका विचलन ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका विचलन सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। तो याद हो गया होगा आप लोग को तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन को भी साथ साथ करते चलना है। कह रहा है कि पार्श्विक विस्थापन किस पर निर्भर करता है। तो पीछे में हम लोग पार्श्विक विस्थापन के बारे में 2-3 पॉइंट पढ़े थे। पहला कि कांच की मोटाई पर करता है, दूसरा अपवर्तनांक पर करता है, तीसरा अपवर्तन कोण पर करता है, चौथा तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सभी चीज़ों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये आप लोग का इस तरह से क्वेश्चन आएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन में 3 गो इधर उधर दे दिया, 1 दे दिया कांच की मोटाई, तो आप लोग कांच की मोटाई मार लेंगे। 3 गो इधर उधर दे दिया और 1 दे दिया अपवर्तनांक, तो आप लोग अपवर्तनांक मार लीजिएगा। लेकिन कब, जब आप कंसेप्ट अच्छे तरह से समझ रहिएगा तब। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और लिए हैं, कह रहा है कि अपवर्तन के कारण हुई घटना। तो अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती है। तो अपवर्तन के कारण घटना होती है कि घड़ी को टेढ़ा देखते हैं, यानी कि मान लेते हैं घड़ी या छड़ी कह सकते हैं, छड़ी टेढ़ा दिखना या घड़ी टेढ़ा दिखना। ये हो गया आपका बाल्टी, ये हो गया आपका बाल्टी, और बाल्टी में आप लोग छड़ी डालते हैं तो देखते हैं कि इस तरह से आपको दिखाई देता है, इस तरह से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसको दिखना चाहिए इस सीधा इससे, लेकिन मुड़ा हुआ प्रतीत होता है पानी की वजह से। ठीक है, पानी की वजह से टेढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो वही कह रहा है कि घड़ी या छड़ी, इसको कह सकते हैं, छड़ी है, घड़ी नहीं है, छड़ी है, छड़ी को टेढ़ा दिखना। तो छड़ी का टेढ़ा दिखना किसके, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बाल्टी के तली ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी बाल्टी होता है, कोई बाल्टी होता है, तो आपको लगेगा कि इस तरह से आपका पानी ऊपर में है, ऊपर में लगेगा ना कि आपका पानी ऊपर उठा हुआ प्रतीत, उसका तलिया लगता है ना कि उठा होता है। लेकिन ये वास्तविक घटना नहीं है, ये अपवर्तन के कारण इस तरह की घटनाएँ होती हैं। और सारी घटनाएँ हैं, और देखते हैं कौन कौन सी घटना है, और बहुत सारी घटना है। जैसे तीसरा घटना देखे हैं कि मछली अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देती है। इसीलिए मछुआरा, चाहे कोई भी मछुआरा मछली मारता है तो उसको मछली मारने में कठिनाई होती है, ताकि वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देती है नीचे, लेकिन दिखाई दे रही क्या। मान लेते हैं कि मछली कहाँ है यहाँ पर, मछली यहाँ पर है, ठीक है, मछली यहाँ पर है, लेकिन दिखाई देगी कहाँ पर बाबू, यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर दिखाई देगी, यहीं से मछली यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट को समझा है, जो कॉन्सेप्ट को समझ गया है, तो मारेगा सीधे यहाँ पर मारेगा, न कि यहाँ पर मारेगा, यहाँ पर नहीं मारेगा, यहाँ नीचे मारेगा, तब मछली अच्छे तरह से पकड़ में आएगी। तो वही कह रहा है कि ये भ्रमित हो जाते हैं, आदमी लोग भ्रमित हो जाते हैं, और जिसकी वजह से मछली भाग जाती है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, आ गया कि पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी का होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है या टेढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो आप लोग को बतलाया है एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये पानी हो गया, इसमें छड़ी डालिएगा तो इस तरह प्रतीत होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है,
चाहे नींबू उबू डालिएगा, देखे होंगे कि पानी में नींबू डालते हैं, शिकंजी उकंजी की दुकान पर पानी में डालता है तो पानी अपने वास्तविक नींबू जो है अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। चाहे चाशनी में गुलजामुन या स्पंज डालता है लोग तो देखते हैं कि है छोटा, लेकिन आपको दिखाएगा चाशनी में रहेगा ना तो इतना बड़ा दिखाई देगा, जिससे आप लोग क्या होंगे, मन लग जाएगा, प्रेरित हो जाएंगे और उस स्पंज को या गुलाब जामुन को खरीद लेंगे, जिससे देखेंगे जब निकालेगा तो देखेंगे क्या इतना ही साइज का है। ठीक है, तो इस तरह का घटना आपके साथ भी होता होगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो आज ले आप लोग भ्रमित नहीं होइएगा और मिठाई की दुकान पर जाइएगा तो आप लोग जानिएगा कि ये जो भी दिख रहा है उतना नहीं है, उससे छोटा भी हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल ये है कि यही मछुआरों को मछली पकड़ने में क्या करती है, कठिनाई होता है। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, अगला कि अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखने से अक्षरों के ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगर इस तरह का कांच का स्लैब भी रखेंगे, मान लेते हैं कि अक्षर यही अक्षर है, इस पर कांच का स्लैब रखेंगे तो लगेगा ना कि ये कांच जो लिखा हुआ ना ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन वास्तविक घटना ये नहीं होता है। यानी कि वास्तविक घटना जो भी अपवर्तन के कारण हुआ आप लोग को एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा दिए हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास तो आप लोग को पढ़ने में कठिनाइयाँ होगी। ठीक है, तो अपवर्तनांक की क्लास अगले क्लास में होगी, यानी कि अगला क्लास जो आएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और आप PDF अगर PDF है आपके पास तो खैर सही बात है, अगर नहीं है तो आप लोग नोट अच्छी तरह से मेरे साथ ले लीजिए मेरे से और अच्छी तरह से नोट बना लीजिए। ठीक है, ताकि ये न रह जाए कि लास्ट में हम कुछ नहीं किए और मेरा कम नंबर आ गया। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।